हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सेप्शनल लर्नर से कम 12 टॉपिक हमने कवर किए थे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं। आज हम उन्हीं टॉपिक से अभी तक के पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो अभी तक 2013 से लेकर के 2025 तक पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिफ्टेड स्टूडेंट जर्नली नीड, प्रतिभाशाली बच्चों को किस चीज़ की सामान्यता आवश्यकता होती है। ऑप्शन 1 है विद्यालय द्वारा सामान्यता ना दिए जाने वाला सहयोग। ऑप्शन बी, टीचर के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती, केवल साथियों का सहयोग चाहिए, विशेष सीखने के अवसरों की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सपोर्ट नॉट ऑर्डिनरी प्रोवाइडेड बाय द स्कूल। ठीक है, यानी कि बच्चों को क्या ज़रूरत है, बच्चों की सामान्यता आवश्यकता क्या है। बच्चों की आवश्यकता है कि बच्चों को टीचर से या स्कूल से सहयोग मिले जो कि सामान्यतः उन्हें मिलता नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अब हम जो आगे से क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो क्वेश्चन के चारों ऑप्शन ना देकर के मैं सही आंसर आपको बताऊंगी, उसको एक्सप्लेन करूंगी कि वो आंसर सही क्यों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली किसके कारण होता है बच्चा। तो क्या आनुवंशिक कारण नहीं, पर्यावरण नहीं, दोनों के कारण होगा। कभी भी एक फैक्टर किसी के लिए काम नहीं करता, दोनों फैक्टर मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का जो संयोजन है वो हमारी प्रतिभाशीलता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कौशल से संबंधित अधिगम अक्षमता कहलाती है। लर्निंग डिसेबिलिटीज इन मोटर स्किल इज कॉल्ड डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया जो है वो आपकी मोटर स्किल से रिलेटेड है। ठीक है, और जो आपका डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फेशिया है ये आपका लर्निंग डिसेबिलिटीज है कि आपको लर्निंग में प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। ठीक है, डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है, बच्चे की जो बॉडी है वो ठीक से मूवमेंट नहीं कर पाती, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता। फॉर एग्जाम्पल बच्चे को सीजर से कुछ काटना है, जूते के फीते बांधने हैं, पेंसिल पकड़नी है, तो यहाँ जो कोऑर्डिनेशन बच्चे को चाहिए वो कोऑर्डिनेशन बच्चे के अंदर डेवलप नहीं होता है। तो इसलिए हम इसको स्किल मोटर डिसेबिलिटीज़ बोलते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ अ वेरिएबल कंडीशन। परिवर्तनशील है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर बच्चा आज डिसेबल है तो कल को वो एबल हो सकता है करने में, अगर उस पर टीचर काम करे, उसको ऐसा माहौल प्रोवाइड कराए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का संभावित कारक नहीं है। तो यहाँ पर है हमारा मस्तिष्कीय कार्य विघटन, भावनात्मक विक्षोभ, व्यवहार संबंधी विक्षोभ यानी कि बिहेवियरल, इमोशनल और सेवरल डायफंक्शन जो हैं ये तो हमारे लिए मतलब ये फैक्टर हैं, इनकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन कौन सा नहीं है तो वो है हमारा कल्चरल फैक्टर, इसकी वजह से हमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ नहीं होती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी विद्यालय प्रतिबद्ध होता है, यानी कि जो इंक्लूसिव क्लासरूम है, इंक्लूसिव स्कूल है, वहाँ पर क्या होना ज़रूरी है। तो वह सभी विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों में सुधार करने के लिए कमिटेड होता है। उसका काम है समावेशी स्कूल का कि सभी की जो लर्निंग्स हैं, आउटकम्स हैं, उनमें इम्प्रूव लेकर के आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें वाक्य पूरा करना है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी विद्यालय से अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता, यानी कि वो किस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता रखते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि जो सहयोग उनको स्कूल से नहीं मिलता है उन्हें वो सहयोग मिले। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए, विद्यालय द्वारा सामान्यता ना दिए जाने वाले सहयोग की आवश्यकता बच्चे रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशीलता का कारण क्या है। सबसे उचित किसके कारण प्रतिभाशीलता को समझा सकता है। तो क्या आनुवंशिकता, इन्वायरमेंट या दोनों या फिर इंटेलिजेंस। तो हम जो प्रतिभाशीलता है, जो गिफ्टेडनेस है, वो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों से आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी सामान्यतः किस प्रकार के चिंतक होते हैं। जो बच्चा टैलेंटेड है, गिफ्टेड है, वो किस तरह की थिंकिंग रखता है। तो वो बच्चा रखता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, वो कई तरह के सॉल्यूशन लाकर आपको देता है अपनी थिंकिंग से। ठीक है, तो वो अपसारी चिंतक होता है। नेक्स्ट है आपका समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। तो टीचर की भूमिका होती है कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता विकसित करने का अवसर दे। ठीक है, उनके लिए ऐसा माहौल दे कि वो बच्चा अपना टैलेंट, अपनी जो क्षमता है उसको पूर्ण रूप से विकसित कर सके। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा व्यवहार लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का संकेत हो सकता है। यहाँ पर बच्चा बी को डी पढ़ रहा है, अंकों को उल्टा लिख रहा है, तो वो क्या है, वो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है उसकी। ठीक है, शर्मीला हो रहा है, मूड स्विंग्स है, ये हमारे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के संकेत नहीं है। क्वेश्चन 12 है, क्रिएटिव एंड टैलेंटेड बच्चों के लिए इंटरवेंशन में मुख्यतः क्या होना चाहिए। तो बच्चों के लिए यहाँ पे हमारा होना चाहिए अनुकूलित एवं स्टिमुलेटिंग टीचिंग्स मेथड। ठीक है, अनुकूलित टीचिंग होती है जहाँ पर टीचर बच्चे की आवश्यकता के हिसाब से
बच्चे की रुचि के हिसाब से अपनी टीचिंग में चेंजेस करता है, टीचिंग स्ट्रेटेजी में चेंजेस करता है, ठीक है। स्टिमुलेटिंग होती है जो बच्चे की रुचि को, इंटरेस्ट को बढ़ाता है, उसकी क्षमता को बढ़ाता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा तरीका हाइपर एक्टिव बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए उचित नहीं है? नहीं है पूछा गया है, तो बच्चों को बार बार डांटना, ठीक है, उसकी जो है रेप्रीमेंडिंग करना बच्चों को बार बार, ये गलत है, ये तरीका उचित नहीं है। बाकी आप बच्चों की गतिविधि कराएंगे, वैकल्पिक तरीके देंगे, कार्य को छोटे पार्ट में बांट कर भी उसको देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, डाइवर्जेंट थिंकिंग के पैटर्न से किन बच्चों की पहचान की जा सकती है? तो यहाँ पर हम क्रिएटिव बच्चों को पहचानेंगे। अगर कोई बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग पैटर्न को शो करता है तो बच्चा क्रिएटिव है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज, बच्चों में गिफ्टेडनेस यानी कि प्रतिभाशीलता किससे मानी जाती है? तो बच्चों की आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की अंतर्क्रिया से मानी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और आ ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को उनकी विशेषताओं से मिलाइए। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। प्रतिभाशाली बच्चे कौन होते हैं? जो पढ़ने में प्रवाह की कमी दिखाते हैं, मौलिक समाधान करते हैं, आसानी से ध्यान भटकता है, या तेजी से स्वतंत्र रूप से सीखते हैं। तो फर्स्ट का आंसर यहाँ पे 4 हो जाएगा। सेकंड है अधिगम अक्षम, लर्निंग डिसेबल्ड कौन है? जिनके पढ़ने में प्रवाह की कमी है, ठीक है। 2 का आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। उसके बाद है हमारा रचनात्मक बच्चे कौन होते हैं? जो मौलिक समाधान निकालते हैं। अब हमने 3 ऑप्शन ढूंढ लिए हैं, 4, 1, 2, हमारा बी से मैच करेगा। अब लास्ट ऑप्शन को हम छोड़ देंगे, वो हमारा ऑटोमेटिक मैच हो जाता है। इस तरह हम अपना टाइम बचाकर मैचिंग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पढ़ते समय एंजाइटी, शब्द पहचानने में कठिनाई और पूर्व वोकैबुलरी किसका संकेत हो सकता है? ऑटिज्म का, क्रिएटिविटी का, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का और मेंटल इम्पेयरमेंट का। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो पहचानने में कठिनाई फील कर रहा है, वोकैबुलरी उसकी ख़राब है, तो यहाँ पे ये अधिगम अक्षमता को दर्शाता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर को होना चाहिए कि वह विश्वास करे कि हर बच्चे में सीखने की क्षमता है, यस। दिव्यांग बच्चों पर दया करें, नो। हमें किसी बच्चे पर दया नहीं करनी, सबको सम्मान भाव देना है, समान भाव से देखना है, किसी को लेबल नहीं करना है, और ऐसे नहीं कि इंटेलिजेंट बच्चों पे फोकस करना है। तो यहाँ पर जो हमारा इंक्लूसिव क्लासरूम है वहाँ टीचर ऐसा होना चाहिए जो ये मानकर चले कि हर बच्चे में सीखने की क्षमता है और उनके हिसाब से, उनके अनुसार अपने शिक्षण विधियों को मॉडिफाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले लर्नर की ज़रूरतों को टीचर कैसे पूरा कर सकता है? तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा, उनको व्यक्तिगत स्ट्रेंथ और वीकनेस के आधार पर बच्चों के ऑब्जेक्टिव बनाएं, एक एम बनाए कि उन्हें किस तरह से उनकी स्ट्रेंथ पर काम करना है, वीकनेस पर काम करना है। इस तरह से जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको भी, उनकी नीड्स को भी पूरा किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन 20 है, डिसलेक्सिया की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यहाँ पर बच्चा पढ़ाई में कठिनाई महसूस करता है, तो प्रभावपूर्ण पढ़ने में असमर्थ रहता है, फ्लुएंटली नहीं पढ़ पाता। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की जो आवश्यकताएं हैं उनके औसत साथियों से क्यों भिन्न होती हैं? जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो तेज़ी से सीखते हैं और अधिक गहराई से, अधिक जटिलता वाले कार्य करना चाहते हैं, उनकी रुचि ऐसी होती है, इसलिए वो अपने साथियों से अलग होते हैं। तो हमारा आंसर बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 22, एक टीचर पाता है कि कुछ बच्चे पढ़ने, लिखने और गणित में बार बार गलतियाँ करते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि सामान्य है और वे प्रयास भी करते हैं। इन बच्चों की मदद के लिए टीचर को सबसे उपयुक्त कौन सा कदम उठाना चाहिए? तो यहाँ पर टीचर को देखना है कि बच्चे की विशिष्ट कठिनाई कहाँ पर है, बच्चा कहाँ अटक रहा है। अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा भी है तो कहाँ पर कठिनाई आ रही है, उसी कठिनाई को पहचान कर उसको रेमेडियल टीचर यहाँ पर देगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अलग पाठ्यक्रम की योजना बनाना क्यों आवश्यक है? क्योंकि वे जो बच्चे हैं वो सामान्य बच्चों की तुलना में अलग गति से सीख रहे हैं, अलग गहराई से सीख रहे हैं, उनको डीप नॉलेज चाहिए, तो उनके लिए हमें अलग से योजना बनाना जरूरी हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी से संभावित रूप से संबंधित नहीं है? तो ये हमने पहले भी पढ़ा है, क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ होगा एग्जाम में। तो यहाँ सेरेब्रल, इमोशनल और बिहेवियर जो डिस्टर्बेंस है वो तो सब इफेक्ट करता है हमारी लर्निंग को, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को, लेकिन जो हमारा कल्चर फैक्टर है उसका हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ से कोई ज़्यादा संबंध नहीं होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27,
प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने के लिए टीचर को सबसे पहले क्या करना चाहिए? टीचर को सबसे पहले विभिन्न तरह के स्रोत इकट्ठे कर लेने चाहिए, लाइक पोर्टफोलियो, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, सभी तरह के सोर्स को इकट्ठा करके सूचना एकत्र करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में सही है? तो ये कम बुद्धि वाले होते हैं, जरूरी नहीं है। ये दृष्टि या श्रवण दोष के कारण होती है, ये भी जरूरी नहीं है। इनमें सामान्य बुद्धि होने के बावजूद सीखने की विशिष्ट कठिनाई होती है, ये बिल्कुल सही है। इन बच्चों में बुद्धि तो सामान्य जैसी होती है, पर लर्निंग में डिसेबिलिटीज़ होती है, सीखने में कठिनाई इनको होती है। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है केवल भावात्मक समस्याओं के कारण होता है। नहीं, बहुत सारे कारण इसके लिए होते हैं जिससे बच्चों के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। सीखने की अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये केवल शारीरिक दोषों के कारण होती है? नहीं। ये केवल कम बुद्धि के कारण होती है? नहीं। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की कुछ कार्य विघटन के कारण होती है? यस। इट इज कोज ड्यू टू सम डिसफंक्शन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। कुछ हमारी जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसमें किसी खराबी या कुछ बहुत सूक्ष्म विघटन के कारण से बच्चों लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बच्चों को सामान्य बच्चों की तुलना में किस प्रकार की शैक्षिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है? क्योंकि उनकी सीखने की गति तेज़ होती है तो उनको तेज़ और समृद्ध तरह का वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि जो उनके सीखने का पेस है, जो उनकी गति है, वो उस गति के अनुसार सीख सके, अपनी रुचि को मेंटेन रखें, अपनी क्षमता को पूर्ण रूप से विकसित करें। क्वेश्चन नंबर 31, उपहारित बच्चे यानी कि गिफ्टेड जो बच्चे हैं, गिफ्टेड विद्यार्थियों के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ पर हमें उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार टीचिंग देना है, प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअल नीड्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, क्रिएटिविटी को कक्षा में बढ़ाने के लिए टीचर क्या कर सकता है? कई सारे ऑप्शन है, जो हमारा पॉजिटिव ऑप्शन होगा उस पर हम जाएंगे। आंसर नंबर बी, ऑप्शन बी, नई और मौलिक सोच को प्रोत्साहित करना। ठीक है। क्वेश्चन करने से, तैयार उत्तर देने से, रटने से बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ती नहीं है, इवन घट जाती है। तो हमारा आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 है, रचनात्मक क्रिएटिव विद्यार्थियों की कौन सी विशेषता नहीं है? क्रिएटिव बच्चे में कौन सा गुण नहीं होता है? वो हाई लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं? यस। समस्याओं को डाइवर्जेंट समाधान निकालते हैं? यस। कम जिज्ञासा उनके अंदर होती है? नहीं। नवीन विचार आते हैं? यस। तो हमसे नहीं पूछा है तो बच्चे लो क्यूरियोसिटी वाले नहीं होते, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अपनी क्षमता को सबसे अच्छी तरह कब विकसित करना होता है? जब उन्हें अलग कर दिया जाए, वे निजी ट्यूशन ले लें, उनका बार बार टेस्ट किया जाए, या वे अन्य विद्यार्थियों के साथ सीखें। जब बच्चे अलग अलग बच्चों के साथ सीखते हैं तो उनका लर्निंग एरिया, लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दे लर्न विद अदर स्टूडेंट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे सामान्यतः अपने जजमेंट से स्वतंत्र होते हैं, शिक्षक से पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं, हमेशा इंट्रोवर्ट होते हैं और नॉट असर्टिव होते हैं। तो जो ऐसे बच्चे हैं वो अपने डिसीजन खुद ले पाते हैं, अपने जजमेंट में स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 36 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बारे में सही कथन कौन सा है? उन्हें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ नहीं हो सकती, उन्हें कभी मदद की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें सामान्यतः विद्यालय से अलग प्रकार के सपोर्ट की आवश्यकता होती है? गेस। दे मे नीड सपोर्ट नॉट ऑर्डिनरी प्रोवाइडेड बाय स्कूल। उनको वो सपोर्ट चाहिए जो अक्सर उन्हें नहीं मिलता है, उस तरह का सपोर्ट उन सपोर्ट की ज़रूरत उन बच्चों को होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा प्रॉब्लम सोल्वर सामान्यतः कौन सी विशेषताएं दिखाता है? उसके अंदर रचनात्मकता, रिस्पॉन्स सेट का अभाव और डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, केवल फंक्शनल फिक्सनेस होती है, रटकर सीखता है, या फिर वो निष्क्रिय रहता है, रट्टा मारता है, पैसिव मेमोराइजेशन करता है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। उसके अंदर जो है रचनात्मकता होती है और डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। तो जो अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर है, जरूरी नहीं है उसमें रचनात्मकता हो, रचनात्मकता का अभाव हो सकता है, लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग उसकी होती है। ठीक है। वो कई तरह की सॉल्यूशन निकाल के रख देता है, तो उसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग है, इसीलिए वो एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर है। तो अगर प्रॉब्लम सॉल्वर होने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग का, आपका सोच का जो एरिया है, दायरा है, वो बहुत बड़ा और मल्टी वे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी समस्या समाधान, इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा कौन सी होती है? सही स्कीमा सक्रिय करना, रिस्पॉन्स सेट, वास्तविक समस्या पहचानना, ह्यूरिस्टिक का प्रयोग करना। तो हमारे यहाँ पर आंसर होगा रिस्पॉन्स सेट। यहाँ पर जो वर्ड है रिस्पॉन्स सेट का मतलब होता है कि आपके माइंड में पहले से ही सोचने का तरीका फिक्स है,
आप उस पे और कुछ नया नहीं करते हो, वो तरीका आपका फिक्स है, आप उसी तरीके को फॉलो करते हो। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि आपके पास माचिस की एक ही तिल्ली है और आप 3 मोमबत्तियों को कैसे जलाओगे? तो अगर आपका सोचने का तरीका फिक्स है तो आप बोलोगे कि मैं एक-एक करके तीनों मोमबत्तियों को जलाऊँगा, एक-एक तिल्ली से जलाऊँगा। अब यहाँ आपके सोचने का तरीका पहले ही फिक्स है कि आप एक तिल्ली निकालेंगे, एक मोमबत्ती जलाएँगे, फिर एक तिल्ली निकालेंगे, एक मोमबत्ती जलाएँगे, फिर एक तिल्ली निकालेंगे, एक मोमबत्ती जलाएँगे। आपने क्वेश्चन को समझा नहीं कि आपके पास एक ही तिल्ली है, आपको तीनों मोमबत्ती उसी से जलानी है। तो अगर आप अपने सोचने के तरीके पर ही डिपेंड है, आपने उसको नहीं बदला है, उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स सेट। पहले से ही रिस्पॉन्स आपने सेट कर रखा है, अब चाहे क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा रहा हो, आप बस रिस्पॉन्स अपना वही कर रहे हैं, ठीक है? तो अब आप खुद सोच के देखिए, अगर आपका रिस्पॉन्स सेट है तो क्या आप एक इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बन पाएंगे? नहीं। तो यही हमारे लिए बाधा बन जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे और आप ऐसे ही और क्वेश्चन चाहते हैं, नए नए कंसेप्ट चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।